हेलो एंड वेलकम क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने वर्क टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया था एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिए थे। एंड आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है एंड कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, उसको हम समझेंगे। सो सबसे पहले तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, एंड एनर्जी भी बहुत सारे टाइप की होती है एंड हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, एंड हम जनरली दो टाइप की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड फर्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं विच इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है वो है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एंड ये आता कैसे है? वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब न्यूटन के तीन इक्वेशन है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो इमेजिन कर लो, एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट रेस्ट में है, हम उस पर एक फोर्स एफ अप्लाई करते हैं एंड वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है कोई डी डिस्टेंस एंड उसकी कोई वेलोसिटी होती है। ओके, फाइनल वेलोसिटी वी हो जाती है। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, फोर्स कुछ लग रहा है। तो न्यूटन के तीन इक्वेशन थे, काइनेमैटिक्स के तीन इक्वेशन थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, सो यू की वैल्यू 0 हो गई। वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एंड s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज d। सो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट d की वैल्यू मिल गई है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। इस डिस्प्लेसमेंट d की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। सो वर्क डन इक्वल टू f इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, so force is mass into acceleration multiply by v square divided by 2a। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, तो वर्क डन किसी मोशन की वजह से हमें मिल गया हाफ एम वी स्क्वायर एंड इसी वर्क को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस पर हमने f फोर्स अप्लाइड किया, वो एक्सेलरेटेड हुआ किसी a एक्सेलरेशन से, उसने d डिस्टेंस कवर किया एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी थी v, तो उसके पास एक एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं एंड उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, तो एक पुलिस ऑफिसर है जिसके ने एक बुलेट को फायर किया एंड बुलेट का वेट कितना है हमारे पास? 5 ग्राम ऑफ बुलेट, और उसकी वेलोसिटी हमारे पास है 200 मीटर पर सेकेंड ऑन 2 सेंटीमीटर प्लाईवुड। तो एक हमारे पास प्लाईवुड है, एक वुड का पीस है, यहाँ पर टारगेट है एंड एक पुलिस मैन ने क्या किया? एक बुलेट को फायर किया। ये प्लाईवुड कितना थिक है? ये प्लाईवुड 2 सेंटीमीटर थिक है। प्लाईवुड इज 2 सेंटीमीटर थिक। ओके, बुलेट हमारे पास 50 ग्राम्स की है एंड बुलेट की वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। बुलेट्स इमर्ज विद 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो बुलेट मिली हमें प्लाईवुड में, उसके पास क्या थी? 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट बुलेट स्पीड?
with velocity on 2 centimeter plywood. Bullet emerged with 10% of initial kinetic energy. तो इमर्जेंट बुलेट का यहाँ पर जब टकरा गई बुलेट तो उसकी स्पीड क्या थी अगर इमर्जेंट बुलेट की पास 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी. ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्व ये करते हैं ऐसे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होती, हाफ mv², जहाँ पर मास हमारे को दे रखा था 50 ग्राम्स, वेलोसिटी दे रखी थी 200 मीटर पर सेकेंड. सो काइनेटिक एनर्जी इज 1000 जूल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, 10% ऑफ k इनिशियल. सो 10% ऑफ k इनिशियल क्या है, 10/100 टाइम्स ऑफ 1000 जूल. सो सॉल्व किया हमने एंड हमें मिला 100 जूल. तो ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है. अब इसकी हमें क्या करना था, वेलोसिटी को फाइंड करना था. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv², उससे 100 जूल को कंपेयर कर देंगे हम. सो फाइनल वेलोसिटी इज vf. सो kf इज हाफ mvf². तो vf हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास kf की वैल्यू है, हमारे पास मास की वैल्यू है. kf इज 100 जूल, मास 50 ग्राम्स. उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई. सो एमर्जेंट स्पीड हमें मिल चुकी है 63.2 मीटर पर सेकेंड. अगर कंपेयर किया जाए इनिशियल वेलोसिटी से विच वाज 200 मीटर पर सेकेंड, सो 68% ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये वी फाइनल है, 90% नहीं है. ओके, काइनेटिक फाइनल किसके इक्वल थी, 10% ऑफ काइनेटिक इनिशियल, बट वेलोसिटी फाइनल इज अराउंड 68% ऑफ वेलोसिटी इनिशियल. ओके, तो अगर कोई इंसान सोचे कि कितना मिलना चाहिए, तो कोई सोच सकता है कि वेलोसिटी तो 90% हमें मिल जाएगी, बट 90% इनिशियल वेलोसिटी की हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं मिली, हमें 68% मिली. यहाँ से हमने ये पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए. सो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. आगे चलते हैं. सो की पॉइंट्स क्या है, अब हम समझने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स. अभी तक जितने भी हमने डिस्कशन किया है उसमें फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू है. बट क्या हो अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, फोर्स भी किसी न किसी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा हो, डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स चेंज हो रहा हो, तब क्या होगा, तो उसको हमें समझना है यहाँ पर. तो अब हमने कांस्टेंट फोर्स का बात कंप्लीट कर ली है एंड वेरिएबल फोर्सेस पे आ चुके हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम जो स्टार्टिंग में हमने समझा था, अब इसको आगे समझते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए. सो टाइम रेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ओके, अभी हमने समझा कि काइनेटिक एनर्जी जिसे हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला है हाफ mv². अब इस चीज को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें, टाइम के साथ क्या करें, हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो dk/dt किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ mv² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2v. ओके, सो 2 से 2 कैंसिल, 2v, एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv/dt. एंड व्हाट इज dv/dt, dv/dt क्या होता है, हमने काइनेमैटिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन. सो इस चीज को मैं यहाँ एंड में कंटिन्यू करती हूँ कि mv dv/dt इज एक्सलरेशन. एंड व्हाट इज ma, न्यूटन सेकेंड लॉ से ma इज फोर्स एंड v इज v. सो dk/dt किसके इक्वल हो गया, fv के. ओके, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. इसको मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज और भी चीजें मुझे अभी एक्सप्लेन करनी है. सो जब हम काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्लियर हो चुका है कि हमें मिल रहा है फोर्स एंड वेलोसिटी. अब हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
वर्क डन के इक्वल होता है। एंड डी के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड डी टी को मैं इस साइड लेके आ गई, डी के इक्वल्स टू एफ वी डी टी। ओके, तो वी डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? डी एक्स अपॉन डी टी के। एंड डी टी अगर मैं इस साइड ले आई तो वी डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? डी एक्स के। तो डी के इज एफ टाइम डी एक्स। ओके, एंड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एंड वो काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल चुका है। अब इस फॉर्मूले को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वर्क डन किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अगर फोर्स कांस्टेंट होता, अगर फोर्स इंडिपेंडेंट होता एक्स के, तो फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता। ओके, एंड डी एक्स आप डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर सकते थे। तो अगर फोर्स कांस्टेंट फोर्स होता तो वर्क का ये फॉर्मूला होता। बट फोर्स अगर वेरिएबल फोर्स है, फोर्स अगर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली में वेरिएबल फोर्स के लिए है। सो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला है फॉर अ वेरिएबल फोर्स। आगे जानते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। एंड फोर्स एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। एंड डी एफ बाई डी टी हम सब जानते हैं कि मोमेंटम के इक्वल होता है। वाइल द वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व एन इंटीग्रल, वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व करता है इंटीग्रेशन ओवर टाइम, एंड इट इज स्केलर फॉर्म लूजिंग डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन। एंड बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन है, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो वर्क के इक्वल है। एंड वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये इंटीग्रेशन भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ये डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन को खो देती है। इससे हमें ये पता चल रहा है बिकॉज इन द एंड हमें एक मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाला है। नाउ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। A 1 kg block is moving at 2 meter per second. Enter a rough patch from x equal to 0.1 meter to x equal to 2.01 meter. The retarding force Fr की फॉर्म दे रखी है -k upon x in this range where k is 0.5 joule. Find the final kinetic energy and speed of the block. क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 1 kg एंड वो मूव कर रहा है एट डिस्टेंस एट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड वो एक रफ एरिया पे वो ब्लॉक क्या करता है? एंटर कर जाता है। एंड वो रफ ब्लॉक शुरू होता है 0.1 मीटर से 2.01 मीटर। इस एरिया में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही है, उसका फॉर्मूला -k अपॉन x है, जहाँ पर k की वैल्यू 0.5 जूल है। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक को फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो फोर्स है वो x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x चेंज होगा, फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये फोर्स कैसा फोर्स है? कांस्टेंट या वेरिएबल? ये फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स। इस टाइप के फोर्स एग्जाम्पल होते हैं वेरिएबल फोर्स के। ओके, तो ये वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल है। एंड हम जानते हैं, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो इस वैल्यू में फोर्स की वैल्यू डालेंगे एंड उसको ये एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल के अंदर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो आगे चलते हैं। सो हमने क्या किया, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम वी गेट डेल्टा के इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, जहाँ पर एक्स एफ की वैल्यू क्या थी?
माइनस के अपॉन एक्स, जहाँ पर के की वैल्यू 0.5 थी। इनिशियल डिस्टेंस क्या है 0.1, फाइनल क्या है 2.01। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल होता है। तो इसका इंटीग्रेशन, ये चीज़ तो एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, -0.5 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया, ln x के इक्वल हो गया। ओके, एंड अब हम लिमिट रख देंगे, इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। सॉल्व कैसे करेंगे, -0.5 ln 2.01 माइनस ln 0.1। ओके, एंड लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग में जब भी सब्ट्रैक्शन आ जाता है इसका मतलब क्या हो जाते हैं, वो क्वांटिटीज डिवाइड हो जाती है। तो ln 2.01 डिवाइडेड बाय 0.1 विच इज इक्वल्स टू -0.5 ln 20.1। तो लॉग, नेचुरल लॉग 20 की हम वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग होती है, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 1.5 जूल आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई 1.5 जूल। ओके, सो फाइनल स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 2 - 1.5 विच इज 0.5 जूल। एंड फाइनल स्पीड को हम कैलकुलेट कर देते हैं, विच इज हाफ m v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू k फाइनल। ओके, एंड यहाँ से हम v फाइनल निकाल देंगे, जो कि आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी उसकी। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको वेरिएबल फोर्स वाले टर्म से काइनेटिक एनर्जी वर्क फाइंड करने में हेल्प हुई होगी, आपको क्लियर आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी थी किसकी वजह से हो रहा था, मोशन की वजह से होता है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होता है, कि ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे रखा गया है। ओके, तो सो पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी किस वे में अरेंज्ड है या फिर किस पोजीशन पे रखी गई है, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, बस किसी जगह पे रख दिया गया है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल एक कंजर्वेटिव फोर्स है, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम गोइंग वन इनिशियल टू फाइनल एनर्जी, जितना काम किया है वो इक्वल होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय द इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए जितना वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब इस माइनस साइन को मैं इस साइड लेके चली जाऊं, सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एंड वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने के लिए एफ डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। एंड अगर मैं ये टर्म इस साइड में ले आऊं, ओके, यू इनिशियल को अगर मैं इस साइड ले आऊं, सो यू एक्स एफ इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस एक्स इनिशियल टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। बट हमें ये चीज़ याद नहीं रखनी है, हमें सिंपली ये वाला लाइन को याद रखना है, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और याद रखना है फोर्स कौन सी यूज़ करी है हमने, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही खाली ये थ्योरम अप्लाई होती है कि वर्क डन इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आगे चलते हैं अब और थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। द स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स होता है कि एक, मान लो ये एक वॉल है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया है, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने एक मास रख दिया है। अब जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे, जैसे जैसे हम खींचते जाएंगे स्प्रिंग को, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है एक वेरिएबल फोर्स होता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, द स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव भी होती है। एक ब्लॉक हम अटैच कर देते हैं स्प्रिंग से एंड रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और ये जो सरफेस हमने कंसीडर किया है ये स्मूथ है। इसका मतलब क्या? स्मूथ का मतलब होता है नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। यहाँ पर हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। स्मूथ, नो फ्रिक्शन। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू अ रिजिड बॉल। जो स्प्रिंग का ये जो दूसरा एंड है ये एक रिजिड बॉल के साथ अटैच्ड है, रिजिड बॉल के साथ अटैच्ड है। एंड द स्प्रिंग इज लाइट। ये जो स्प्रिंग है इसका कोई मास नहीं है एंड ये बहुत हल्का है। लाइट, massless. For an ideal spring, the spring force Fs is proportional to x. किसी भी आइडियल स्प्रिंग के लिए, आइडियल स्प्रिंग का मतलब क्या कि वो बिल्कुल लाइट है एंड मासलेस है। स्प्रिंग फोर्स जिसे हम Fs लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, जहां पर x क्या है? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जिस पोजीशन पे स्प्रिंग रुका हुआ है, ओके, कोई भी खींच, मतलब हमने कुछ भी स्प्रिंग को कोई टेंशन नहीं दी है, कुछ खींचा नहीं है, तो इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। एंड मान लो हमने स्प्रिंग को खींच दिया, ओके, स्प्रिंग को हमने खींचना शुरू कर दिया एंड खींचने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है किसी और पोजीशन पे चला गया, तो इस पोजीशन को बोलते हैं स्ट्रेच्ड पोजीशन और ये एक्स के इक्वल है। तो ये इतनी डिस्टेंस किसकी इक्वल हो गई? इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्रेच पोजीशन एक्स के इक्वल हो गई है, ओके। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि स्प्रिंग में कैसे पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती है, ओके। तो आज की क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ा, वेरिएबल फोर्सेस के बारे में एंड पोटेंशियल एनर्जी को स्टार्ट किया, जहाँ पर हमने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला पढ़ लिया है कि वर्क डन इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए इक्वल होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड ये वर्क भी कैसा वर्क होना चाहिए? इसमें जो फोर्स लगता है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। एंड कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, स्प्रिंग फोर्स, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।